हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पॉलीमर। पॉलीमर में अभी तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आए हुए हैं या रिपीटेड क्वेश्चन, उसको हम लोग इसमें देखा जाएगा। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। कौन सा जो है इसमें नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पेक्टिन है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। सिल्क भी जो है एक नेचुरल पॉलीमर होता है, लेकिन टेफ्लॉन जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर नहीं है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक नेचुरल पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन जो होता है इसका फार्मूला जो होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से मिलकर बना होता है। इसका जो मोनोमर होता है वो ये होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। तो ये जो होता है एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, इसको लैब में बनाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर होता है। और न्यूक्लिक एसिड में जो हमारा आता है डीएनए प्लस आरएनए आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, सिंथेटिक है। बाकी रिमेनिंग जो तीन है पैक्टिन, सिल्क और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों जो होते हैं नेचुरल होते हैं, लेकिन टेफ्लॉन जो होता है वो सिंथेटिक होता है, जो कि लैब में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नेचुरल पॉलीएमाइड लिंकेज। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। एल्बुमिन दिया गया है, जो कि नेचुरल प्रोटीन होता है। एल्बुमिन जो होता है इसमें भी जो होता है एमाइड लिंकेज पाया जाता है। नाइलॉन 66 जो होता है वो सिंथेटिक होता है। एल्बुमिन जो होता है वो नेचुरल होता है, एक भी एक पॉलीएमाइड होता है। नाइलॉन 6 जो होता है वो सिंथेटिक होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो कैप्रोलैक्टेम होती है। कैप्रोलैक्टेम होती है। ये भी एक पॉलीएमाइड होता है। पॉलीएमाइड होता है। नाइलॉन 66 जो है वो भी सिंथेटिक होता है। ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है एडिपिक एसिड, और दूसरा होता है हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो नेचुरल हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नेचुरल पॉलीएमाइड है। तो यहाँ पे एल्बुमिन जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक प्रोटीन होता है, इसमें पॉलीएमाइड लिंकेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इन पॉलीमर केमिस्ट्री इज। कैसे ये वर्क करता है। ऑप्शन दिया है एंटीऑक्सीडेंट, चेन ट्रांसफर एजेंट, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, नन ऑफ द अबव। तो जो पॉलीमर केमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज होता है वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर की तरह यूज किया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, फ्री रेडिकल इनिशिएटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, हेमीटर्पीन्स आर कंपाउंड विच कंटेन। इसमें दो ही ऑप्शन दिया था, 1 आइसोप्रीन यूनिट एंड 2 आइसोप्रीन यूनिट। तो इसमें जो होता है हेमीटर्पीन्स में जो होता है केवल एक ही आइसोप्रीन यूनिट पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज इज एग्जाम्पल ऑफ हेमी एसिटल, हेमी कीटल और कीटल। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, अगर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए,
अगर बीटा है तो ओ एच यहाँ पे ऊपर होगा, बाकी स्ट्रक्चर में जो हो जाएगा एच ओ एच अल्टरनेट में हो जाएंगे, और अप डाउन हो जाएंगे, और ये अप है तो ये वाला ओ एच जो हो जाएगा वो डाउन हो जाएगा, और ऊपर हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो ये यूनिट होती है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है ऊपर है, तो यहाँ पे जो इसको बीटा बोला जाता है, इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा, तो ये जो होता है वो हेमी एसिटल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अभी बोल सकते हैं ये ग्लूकोज का जो होता है साइक्लिक फॉर्म होता है, ये हेमी एसिटल फॉर्म होता है, ये ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म होता है। और बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज जो हो जाएगा वो हेमी एसिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल्स फाइंड यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक मेडिकल इम्प्लांट्स। तो कौन सा इसमें यूज किया जाता है, जो कि यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो इसमें जो यूज किया जाता है सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है सिलिकॉन, जिसका इसमें यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक और मेडिकल इम्प्लांट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सन रेज। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। तो जैसे हमको पता है कि जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है बाय सन रेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो टेफ्लॉन दिया गया है, जिसका मोनोमर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पूछा कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स कौन सा होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स मीन्स होता है, यहाँ पे टर्म यूज किया ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस उसमें मेटल से जुड़ा हो, मतलब कार्बन मेटल बॉन्ड हो, या बोल सकते हैं अगर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, ऐसा कोई कंपाउंड है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो जो टेफ्लॉन दिया है इसमें बस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल है और फ्लोरीन है, बट यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। बी ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जो होता है वो अगर देखा जाए ये एक पॉलीमर होता है सिलिका CH3O, ये जो होता है वो एक सिलिकॉन पॉलीमर होता है। सिलिकॉन जो होता है मेटल होता है और कार्बन CH3 के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल और कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे मेटल कार्बन और मेटल बॉन्ड यहाँ पे पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, फ्रियॉन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन को ही हम लोग फ्रियॉन बोला जाता है, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है। नाइलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड्स होते हैं, पॉलीएमाइड्स होते हैं, ये यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ही जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्ले एन विटल रोल इन कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जैसे हमको पता है कि कोगुलेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो बस विटामिन के में पाया जाता है, इसको एंटी कोगुलेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आइडेंटिफाई द पॉलीमर हुज स्ट्रक्चरल सेगमेंट्स इज गिवन बिलो। यहाँ पे अगर देखिए दिया हुआ है, एक यहाँ से यहाँ तक दिया जाए वो एसिड पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो एमीन पार्ट है, यहाँ ये वाला। तो ये जो है एक पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड है, क्योंकि यहाँ पे एमाइड लिंकेज पाया जा रहा है। ये जो लिंकेज होता है वो एमाइड लिंकेज बोला जाता है, ये जो हमारा एमाइड लिंकेज है, इसलिए जो पॉलीएमाइड है। अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे एमाइड अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड के जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर OH लग जाएगा, और नाइट्रोजन पे जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा यहाँ से भी ब्रेक करके, ये बन जाएगा, इधर OH लगा देंगे और इधर H लगा देंगे, तो यहाँ पे जो पॉलीमर बन जाएगा एक HCOOC। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, CH2 COOH। अब देखते एमीन में जो है एक NH2 यहाँ पे है, CH2 4 है, फिर NH2 है। तो ये यूनिट का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस NH2 CH2 4 NH2। तो ये एक हमको पता है कि नाइलॉन है, पॉलीएमाइड है। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 4 कार्बन है, यहाँ पे भी जो कार्बन की संख्या जो है वो भी 4 है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो नाइलॉन 4 का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ही हमको दिया गया है नाइलॉन 4। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नाइलॉन 4 हो जाएगा इसमें। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिड वाला पार्ट अलग बना देंगे, एमीन पार्ट अलग बना देंगे। अब देखेंगे उसमें कितनी कार्बन है, उसी के हिसाब से हम वो नाइलॉन का नोमेनक्लेचर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसमें पूछा गया कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। तो जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए का है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये है 2-methyl 1,3-butadiene, और इसको एक और नाम से जानते हैं आइसोप्रीन बोला जाता है, आइसोप्रीन। ये जो होता है नेचुरल पॉलीमर का, नेचुरल रबर जो होता है उसका मोनोमर होता है। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। बी का देखते हैं, बी जो है हमारे यहाँ पे ऑरलॉन दिया गया है, ऑरलॉन का जो होता है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एक्राइलोनाइट्रिल। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया वो एक्राइलोनाइट्रिल का स्ट्रक्चर दिया गया है, CH2 इसको बोला जाता है एक्राइलोनाइट्रिल बोलते हैं। अगर यहाँ पे इसका नाम लिखा जाए इसको बोलेंगे एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं इसको है। तो बी का जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा। सी का देखते हैं, सी में जो दिया गया टेफ्लॉन दिया गया है। टेफ्लॉन में जो होता है अभी हम डिस्कस के ऊपर है कि वो जो होता है वो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। तो सेकेंड सी का जो हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे डी दिया गया है, अभी जो डी है वो टेरिलीन है। टेरिलीन जो होता है एक पॉलीमर होता है जो कि पॉलीएस्टर होता है। टेरिलीन जो होता है वो पॉलीएस्टर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेरिलीन और डेक्रोन दो होते हैं। तो टेरिलीन जो होता है वो पॉलीएस्टर होता है, ये पॉलीएस्टर होता है। तो ये जो बना होता है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, ये इसका पहला सही हो जाएगा। टेरेप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा। तो डी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा मैच करता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ए का जो है फोर्थ है, नहीं ए का जो है वो थर्ड है, ए का थर्ड यहाँ पे है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकेंड है और डी का फर्स्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा।
ऐसे मैच करा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when glycine is heated it forms, when glycine is heated it form, अगर ग्लाइसिन को जो होता है हीट किया जाता है, हम लोग अगर इसका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखा जाए, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ग्लाइसिन की 2 मॉलिक्यूल को लेकर अगर हम हीट कर देते हैं, अगर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल को अगर लेकर हम लोग हीट कर देते हैं, तो इसको हीट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एमीन का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन मिलकर H2O बना लेंगे, वैसे ही एक ऊपर भी बना लेंगे, 2 H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो बन जाएगा N डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड N, यहाँ जो हो जाएगा वो OH हो जाएगा, इसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म बोलेंगे। ये जो हो जाएगा वो कीटो में चेंज हो जाएगा, टार्टोमेराइज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा डाइकीटो पिपरेजिन हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा डाइकीटो पिपरेजिन। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो डाइकीटो पिपरेजिन का है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ल्यूकोस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, हेलर्स टेस्ट एंड इनहाइड्रीन टेस्ट। तो हमको पता है ये जो तीनों टेस्ट हैं B, C और D, मतलब बायूरेट टेस्ट, हेलर्स टेस्ट और इनहाइड्रीन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जो होता है ये दिए जाते हैं प्रोटीन के द्वारा, ये प्रोटीन टेस्ट होते हैं। ये तीनों अगर हम देखे जाए यहाँ पे गिवन बाई प्रोटीन्स, ये तीनों टेस्ट होते हैं। लेकिन ल्यूकोस टेस्ट जो होता है वो जो होता है स्पेशली यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये अल्कोहल टेस्ट होते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जाएगा वो सही हो जाएगा, प्रोटीन इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमीनो एसिड यूजुअली शोज इट्स लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी, तो जो इसकी लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी होती है वो, तो जो एमिनो एसिड की सॉल्युबिलिटी होती है सबसे लोवेस्ट जो होती है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होती है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे याद रखेंगे एमिनो एसिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following reactions is given by compounds containing the peptide linkage? कौन सा टेस्ट दिया जाता है जो जिसमें पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है, वो कौन सा टेस्ट देता है? तो यहाँ पे जो टेस्ट देता है वो बायूरेट टेस्ट जो होता है वो केवल पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है तभी बायूरेट टेस्ट, तभी वो पेप्टाइड लिंकेज होगा तभी बायूरेट टेस्ट वहाँ पे पाया जाएगा, अदरवाइज उसमें नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बायूरेट रिएक्शन हो जाएगा, बायूरेट टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? तो पहला इसमें हिंदी में टोटल है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में नहीं दिया था इसका। प्रोटीन में सी टर्मिनल एमिनो अम्ल डिग्रेडेशन द्वारा
निर्धारित किया जाता है। कौन सा ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है। सेकंड है प्रोटीन के विकृतीकरण के परिणाम स्वरूप उसकी जैविक गतिविधि समाप्त हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है एक प्रोटीन का अवक्षेपण उसके समविद्युत पर सबसे अधिक आसानी से होता है। लास्ट ऑप्शन है सेंगर का अभिकर्मक प्रोटीन में एन टर्मिनल एमिनो अम्ल के निर्धारण में काम करता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। प्रोटीन में सी टर्मिनल एमिनो अम्ल एडमेंड डिग्रेडेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। सी टर्मिनल एमिनो एसिड का निर्धारण एडमेंड डिग्रेडेशन के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन इसमें है ए प्रोटीन इज प्रेसिपिटेटेड मोस्ट रेडिली एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो कि ट्रू है। नेक्स्ट बायरूट रिएक्शन इज गिवन बाय द कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पेप्टॉइड लिंकेज, ए भी स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है सेंगर्स रिएजेंट इज एम्प्लॉयड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड इन प्रोटीन, सही है। जो सेंगर्स रिएजेंट होता है वो एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटीन इज नॉट लॉस्ड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो वो जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जितने भी वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी, इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है। सॉरी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो थी लॉस नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा उसकी लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया कि लॉस्ट हो जाती है, जबकि सिर्फ उसकी डीनेचुरेशन में प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमिनो एसिड्स आर लीस्ट वाटर सॉल्युबल एट, तो इसमें दिया है pH 7, pH 1, pH 14 देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसे बोला कि लिस्ट सॉल्युबिलिटी होती है, तो सॉल्युबिलिटी लिस्ट जो पाई जाती है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simple protein which does not contain a tyrosine unit gives a positive, कौन सा पॉजिटिव टेस्ट देगा? तो इसमें जाएगा निनहाइड्रीन टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। तो यहाँ पे जो होता है निनहाइड्रीन टेस्ट जो होता है, अगर टायरोसिन यूनिट नहीं है तो वो जो होता है वो जो होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला हो जाएगा वो सही हो जाएगा, निनहाइड्रीन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड प्रोटीन गिव्स येलो कलर, दिस टेस्ट इज कॉल्ड। इस टेस्ट को जो कहा जाता है वो जेंथोप्रोटिक टेस्ट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या जाता है, इसमें नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और नाइट्रेशन हो जाता है, जो कि येलो कलर देता है किसी भी प्रोटीन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्कस रेयॉन इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है पूछा गया है। रेयॉन जो होता है, तो ये जो बना होता है वो सेलुलोज जेंथेट का बना होता है। जो विस्कस रेयॉन होता है सेलुलोज जेंथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? ऑल प्रोटीन्स
एक्ट एज ए बायो कैटलिस्ट। नहीं, ये बात, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट नहीं होते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन चेंजेस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नहीं, डीनेचुरेशन में जो होता है सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का चेंज कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी टर्मिनल अमीनो एसिड इज इन प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाई एडम्स डिग्रेडेशन। नहीं, एडम्स डिग्रेडेशन जो होता है वो एन टर्मिनल के लिए यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय द पॉलिंग, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर प्रोटीन का था या बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था, वो प्रपोज किया गया था पॉलिंग के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल नेचुरली ऑकरी प्रोटीन। ये इसका नाम दिया गया है ग्लाइसिल एलेनिल एलेनिल। इसमें क्या पूछा गया है कि कितने स्टीरियो सेंटर्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टीरियो सेंटर की संख्या जो पाई जाएगी वो दो। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो इसकी स्टीरियो सेंटर जो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 24 मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 द प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वॉज प्रपोज्ड बाई। रिपीटेड क्वेश्चन है। पॉलिंग, सैंगर, एडमंड्स एंड वॉटसन क्रिक। तो जैसे हम लोग ये अभी जस्ट देखे हैं, तो इस स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया गया था वो पॉलिंग के द्वारा प्रपोज किया गया था। प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वॉज प्रपोज्ड बाय द पॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नीन हाइड्रोजन रिएक्शन, बायूरेट रिएक्शन, जेंथोप्रोटिक रिएक्शन एंड मिलन्स रिएक्शन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बायूरेट टेस्ट हो जाएगा, जो कि पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के द्वारा ही पाया जाता बस है। अगर मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एमाइड लिंकेज नहीं है तो वहाँ बायूरेट टेस्ट नहीं पाया जाएगा। अगर एमाइड लिंकेज है तो वहाँ पे जो हो जाएगा बायूरेट टेस्ट पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोप्रीन इज बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ। जो आइसोप्रीन जो होता है वो कभी हम देखे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो होता है वो आइसोप्रीन होता है। इसका नाम अगर लिखा जाएगा 1 2 3 4, जगह 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यूनिट क्या होती है? प्रोटीन, एल्केलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, टर्पीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट फॉर किसकी? ये टर्पीन्स की जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स होती हैं। नहीं, टर्पीन्स की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द प्रोटीन्स आर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे प्रोटीन्स जो होती है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ प्रोटीन इज 16%, what would be the protein content of food which content 2.56% नाइट्रोजन। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 16% नाइट्रोजन दिया गया है।
सपोज ये 100% प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2.56% नाइट्रोजन कितनी अमाउंट प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो हो जाएगा 100/16 इंटू 2.56। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 16% इसका आंसर। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following method is not used to determine the molecular weight of the polymer? इसमें से कौन सा मेथड है जो पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लाइट स्कैटरिंग, दूसरा है सरफेस टेंशन, तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर और डी है विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन से हम मॉलिक्यूलर पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, सरफेस टेंशन। जबकि रिमेनिंग 3 जो है उसे हम मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निन हाइड्रीन टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफाई। निन हाइड्रीन टेस्ट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है एमिनो एसिड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड एग्जिस्ट एज ए ज्यूटर आयनिक फॉर्म। तो इसमें स्ट्रक्चर है, तो जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो ज्यूटर आयन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग हैं एमिनो एसिड है। ये जो होता है एमिनो एसिड जो होता है ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। मीन्स ज्यूटर आयनिक फॉर्म मीन्स होता है जहाँ वह मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस पाए जाएं, उसी को बोलते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म। जैसे ग्लाइसिन हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जो होता है CH2NH2, अगर इसको ज्यूटर आयनिक फॉर्म में किया जाए तो ये जो एमीन का जो लोन पेयर होता है वो एसिडिक प्रोटॉन्स को ले लेता है। तो यहाँ पे जो हो जाता है O नेगेटिव CH2NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म। वो किसी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो डाईपोलर है तो उसी को बोला जाता है ज्यूटर आयन बोला जाता है। तो यहाँ जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनऑर्गेनिक रबर क्या होते हैं? जो पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स होते हैं। मीन्स अगर इसकी यूनिट देखा जाए PnCl2n, ये जो होते हैं इनको इनऑर्गेनिक रबर बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बोलते हैं PnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टाइप ऑफ विस्कोसिटी विच इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। किस टाइप की विस्कोसिटी होती है जो कि पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होती है वो पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होती है। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस बाय हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड और बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम गिव्स। तो ये क्या देते हैं अगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करा जाएगा तो वो देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जो लैक्टोज होता है 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज का। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में C4EP मर होते हैं। यहाँ पे देखा जाए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये जो दोनों होते हैं वो C4EP मर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर कौन सा नहीं है? PVC पॉलीविनाइल E, PVA जो होता है
वो एडिशन पॉलीमर है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी एडिशन पॉलीमर है। PTFF पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन है ये। तो ये भी जो हो जाएगा वो हमारा एडिशन पॉलीमर हो जाएगा। लेकिन जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट जो होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, और ये जो एडिशन पॉलीमर नहीं होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।